हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज के वीडियो के लिए आप लोग होपफुली तैयार हैं। आज की वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। टॉपिक जो डिस्कस करेगा एक पर्सन के करियर के बारे में, और वो पर्सन है चंगेज़ खां। नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज की वीडियो में ना सिर्फ नाम सुनोगे बल्कि इस पर्सन के पूरे करियर के बारे में आप पढ़ने वाले हो। लास्ट वीडियो जो है वो आपने देख लिया होगा। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मंगोल्स, यानी मंगोल्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया में, बैकग्राउंड आप देख रहे हो तो बैकग्राउंड में आपको मंगोलिया का मैप दिख रहा है। मंगोलिया के मैप की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, ये हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में अपने। अब जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं, उन्हीं के हिसाब से कहीं ना कहीं आगे की स्टोरी होगी। तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि किस तरीके के स्ट्रगल्स हैं इस पर्सन के लाइफ में, और उन स्ट्रगल से कैसे वो आगे निकलकर एक बहुत बड़े एम्पायर यानी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो चलो शुरू करते हैं। चंगेज़ खां जो है, चंगेज़ खां का जो बर्थ है ये है 1162। ये आपके बुक में जो ईयर लिखा हुआ है माइट भी आपको दूसरी जगह पर कुछ दूसरा मिल सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बुक का एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके अभी यहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं। कई जगह पे आपको 1157 मिल सकता है या 1162 के आगे के भी कुछ ईयर्स मिल सकते हैं, बट वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर ईयर एज अवर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमारे बुक में भी इसी को माना गया है। तो 1162 या 1157 के आसपास इसका बर्थ होता है। और इसमें कन्फ्यूजन क्यों है? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको पिछली जो वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, जब स्पेशली आप सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो मंगोल्स की हिस्ट्री है ना, वो बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से है शुरुआत के दशक में बेसिकली, क्योंकि लिखने वाला कोई नहीं था। और ये खुद किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, इनका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लिया आप लोगों ने। ये लोग नोमैडिक लोग हैं, खानाबदोश लोग हैं, घुमक्कड़ लोग हैं, एक जगह पर रहने का इनका कभी कोई फिक्स है ही नहीं, मतलब इस पूरे रीजन में घूमते रहते हैं। ठीक है, चाइना के नॉर्थ है मंगोलिया, आप देख सकते हो। ये छोटा सा मैप आपको दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप, ये चाइना होगा। चाइना के नॉर्थ में आपको एक कंट्री मंगोलिया दिख रही है। तो ये बेसिकली नोमैडिक हैं पूरी तरीके से, और इनको खुद को भी अभी लिखना पढ़ना इतना आ नहीं रहा है, समझ रहे हैं आप। मतलब शायद कुछ लोगों को आता होगा, इस समुदाय के या इस कबीले के या पूरे जो अलग अलग कबीले हैं उनमें से कुछ लोगों को, लेकिन सबको तो आ नहीं रहा है। तो इनको अभी ये भी नहीं पता है कि हमको कितना अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपना बैकग्राउंड, अपने बारे में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इन सबसे अभी थोड़ा सा दूर हैं ये लोग। तो इसलिए शुरुआती दशक का, अच्छा, लोगों में भी एक नेगेटिव इमेज इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर अटैक्स वगैरह होते थे इनके द्वारा, तो बारबेरियंस कहलाते थे ये लोग। तो ये लोग अगर अटैक कर रहे हैं तो वो जिनके यहाँ अटैक कर रहे हैं वो लोग तो कभी पॉजिटिव हिस्ट्री लिखेंगे नहीं इनकी, तो इसलिए काफ़ी शुरुआत में नेगेटिव ही हमको मिलता है। और मिस्टीरियस, मैंने जैसा कह दिया कि चंगेज़ खां के मरने के बाद चंगेज़ खां की पहली पिक्चर पब्लिक डोमेन में आई कि ऐसा दिखता था। ठीक है, चंगेज़ खां के रहते उसकी ना कोई मूर्ति बनी, ना चंगेज़ खां के रहते कोई उसकी पिक्चर बनी। तो इसलिए थोड़ा सा चंगेज़ खां के पैदा होने के पहले तो और कंडीशन ख़राब है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता, जैसा कि एक्यूरेटली नहीं पता चलता, जैसा कि उसका बर्थ ईयर वगैरह है। तो 2-3 पर्टिकुलर ईयर्स हैं जहाँ पर अलग अलग विद्वान, अलग अलग स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस जो हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। ठीक है, डिबेट चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा इतना इशू नहीं क्रिएट करना है। तो बॉर्न इन 1162, 1162 के आसपास का जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होगा? नॉर्थ मंगोलिया में एक एरिया है, नॉर्दर्न मंगोलिया में एक एरिया है जहाँ पर रिवर बहती है। उस रिवर का नाम है उनन रिवर। तो उनन रिवर के पास में, अभी लोग घुमक्कड़ वगैरह थे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो रहते थे पर्टिकुलरली। तो उस उनन रिवर के पास में जन्म होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो आगे जाके इतिहास में सबसे ज़्यादा क्रूअल या क्रूर व्यक्ति के तौर पर अवार्ड पाने वाला है। ठीक है ना, इसको हम इसी नाम से जानते हैं ज़्यादातर। चलिए कोई बात नहीं है। तो एज पर द स्टोरीज, अलग अलग कहानियाँ हैं। इन कहानियों के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो ये है कि जब इस बालक का, इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके एक हाथ में, मुट्ठी में ब्लड क्लॉट था। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट को ये इंडिकेशन माना गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई आगे चल के बहुत महान टाइप का व्यक्ति बनने वाला है या बड़ा व्यक्ति बनने वाला। महान वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में अलग अलग लोगों के अलग अलग है। जो भी हो, हमको यहाँ पर सिर्फ फिलहाल अपना परीक्षा पास करने के हिसाब से चीज़ें इकट्ठी करनी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। तो इसका नाम रखा गया एक ऐसा पर्सन जो मजबूत विल वाला, आयरन विल वाला, यानी कि जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है,
जिसकी इच्छा शक्ति, विल पावर लोहे की तरह है, तो इसका नाम रखा गया तेमुजिन। ठीक है, तेमुजिन का बेसिकली मतलब ही होता है ब्लैक स्मिथ या आयरन। ठीक है, तो लोहे की तरह की इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, ऐसा माना गया, और बचपन से इस व्यक्ति का नाम पड़ गया तेमुजिन। अब हम इस तेमुजिन नाम को ही अभी लेके चलेंगे जब तक कि इसका वास्तविक नाम चंगेज़ खान नहीं आ जाता, और मैं आपको बताऊंगा कि चंगेज़ खान जो नाम है ये कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम तेमुजिन को लेके चलते हैं आगे। तेमुजिन जिस तरह की सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस में अपने आप को सस्टेन करेगा वो बड़ी चैलेंजिंग है। और ध्यान रखो कि ये जिस तरह के माहौल में रहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके के चैलेंजिंग सिचुएशंस होते थे। ये लोग नोमैडिक हैं। नोमैडिक का मतलब है घुमक्कड़ हैं, खाना बदोश हैं, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, संसाधनों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो अब एक बात और होती थी कि जो बहुत सारे कबीले हैं ना, इन कबीलों में आपसी संघर्ष, इंटरनल स्ट्रगल्स भी देखने को मिलते हैं। आपसी संघर्ष क्यों? वही खाने पीने को लेके, वही छोटी छोटी कुछ इश्यूज़ को लेके, सर्वाइवल का जो स्ट्रगल है उसको लेके, तो इसलिए ये संघर्ष हमेशा यहाँ पर होते रहेंगे। अब इसका जहाँ जन्म हो रहा है, अभी संघर्ष इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इन संघर्षों में ये फंसने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखो कि उस समय आपसी संघर्ष बहुत ज़बरदस्त लेवल पर है। यानी खाने के पीछे एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देगा, इस तरह का संघर्ष। अब आप हाइट्स लगा लो, अंदाज़ा लगा लो, किस एक ही परिवार के, एक ही माँ के दो बेटे, या अलग अलग दो, मतलब एक ही पिता के दो पत्नियों से अलग अलग जो पुत्र हुए हैं, भले भाई हैं वो, लेकिन हो सकता है वो किसी भी छोटी बात पर एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है। ऐसा नहीं कि हत्या के बाद आपको कोई कहेगा कि क्यों मार दिया तूने अपने भाई को। मार दिया क्योंकि मेरे पास खाने की कमी थी, वो खाना छीन लेता मेरा, तो कुछ भी, मेरे पास रहने की कमी थी, वो मेरी जगह छीन सकता था। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता था, वो रीज़न बहुत बड़ा भी हो सकता है या छोटा रीज़न भी हो सकता है। तो अब समझो यहाँ की सिचुएशन क्या है। अब यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्लेन हैं, ध्यान रखना। तो कई बार क्या सिचुएशन है, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, नॉट चैप्टर, पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि कई बार जो छोटे छोटे परिवार हैं ये अपने आप को बड़े कबीले से जानबूझ के रिलेट कर लेते थे, जिससे उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती थी, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता रहता था। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे परिवार थे, उन्हीं में से एक परिवार था कियात। कियात एक ट्राइब है। कियात जो है बेसिकली मान लो एक ट्राइब है। ठीक है, इनमें से कोई एक ट्राइब है कियत। अब कियत ट्राइब का जो मुखिया था वो कौन था? यशोगाय। उस समय यशोगाय वॉज द पर्सन हु वॉज द चीफ ऑफ द कियत ट्राइब। क्लियर है? और ये बेसिकली जो ट्राइब है या ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जिस कबीले के अंतर्गत आता था उस कबीले का नाम था बोर्जित क्लैन। ठीक है, तो कुल मिला के जो तेमुजिन का बर्थ हुआ बोर्जित क्लैन में। ठीक है, और किस परिवार में, किस ग्रुप ऑफ पीपल के अंतर्गत? कियत लोगों के अंतर्गत। तो बेसिकली तेमुजिन जो है जिस ट्राइब को बिलोंग करता है वो है कियत ट्राइब है। ठीक है, और वो जिस कबीले को बिलोंग करता है वो है बोर्जित कबीला, ध्यान रखना। और कबीले में ऐसी कई तरीके की और छोटे छोटे ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे और ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक बड़े कबीले में ये हो गया आपका बोर्जित क्लैन। ठीक है, बोर्जित क्लैन। बड़े कबीले में रहने का मतलब है कि सुरक्षा, संसाधन, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, ये सब कुछ इनको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। और अब आगे समझो क्या हुआ। अब यशोगाय जो है इसकी भी वही सिचुएशन है नॉर्मल, जैसे उस समय चल रहा है परिवारों में कि भाई एक कबीले दूसरे कबीले तीसरे कबीले से अलग अलग जो है विवाह होते थे। तो यशोगाय की दूसरी पत्नी थी, ध्यान रखिएगा वो। ठीक है ना, यानी तेमुजिन की जो मदर है उस मदर का या उस लेडी का नाम है ओलिन। ठीक है, सो ओलिन वाज दी वाइफ ऑफ यशोगाय, सेकंड वाइफ ऑफ यशोगाय, ये दूसरी पत्नी थी, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो उस समय जो पॉलीगैमी है दैट वाज वेरी कॉमन इन दिस कल्चर। तो पॉलीगैमी वाज वेरी मच कॉमन इन दिस पर्टिकुलर कल्चर। कबीलाई व्यवस्थाओं में इस तरीके के जो प्रथाएं हैं, इस तरह के ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ये बहुत आम चीज़ें होती थी। ठीक है ना, इसमें अलग अलग रीज़न होते थे, कई बार युद्ध होते रहते थे तो मेल्स की संख्या कम पड़ जाती थी, या फीमेल्स जो है उनको जो है ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट चाहिए, तो फिर उनको एक व्यक्ति कई महिलाओं को सपोर्ट दे सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत नॉर्मल है। ठीक है, प्लस इसके अलावा खाने पीने और तमाम दुनिया भर के स्ट्रगल्स हैं।
तो जिसको जहाँ पर प्रॉपर रिसोर्स मिल पा रहा है, शेल्टर मिल पा रही है, सपोर्ट मिल पा रहा है, तो वो वहाँ पे रहना पसंद करेगा, भले एक व्यक्ति से कई फीमेल्स को शादियाँ करनी पड़े। तो ये बहुत मतलब उनका इंट्रिंसिक कल्चर ही है, इसमें कोई वो बात नहीं है। चलो, तो ही वॉज द सन ऑफ द ओलन, द सेकेंड वाइफ ऑफ यशुगाई। शुरुआती दिनों में कुछ समय तक, कुछ सालों तक ठीक ठाक चला, लेकिन एक ऐसा माहौल, जिस माहौल में कब पता नहीं है कि आपके ही कबीले या आपके ही परिवार का कोई भी व्यक्ति आपकी ही हत्या कर दे, ऐसे माहौल में ज़्यादा दिन तक पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती थी, और ऐसा ही तेमुजिन के साथ हुआ, ठीक है ना। तो बहुत जल्द जो है तेमुजिन को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तेमुजिन लगभग 9 साल का ही था शायद, या इसी के आसपास था, तो तेमुजिन का 9 या 10 साल मतलब इसी के आसपास शायद रहा होगा, तो तेमुजिन का विवाह हो गया, ठीक है ना। चलो, वाइफ का नाम है बोरते, ठीक है ना, बोरते। तो वाइफ का नाम, ये एक वहाँ पे कबीला हुआ करता था, दूसरा कबीला, तो उस कबीले के साथ इसका विवाह हो गया, क्लियर है। और इसी के आसपास फिर क्या होता है, या शायद इसके जस्ट पहले ही है, इसका जो फादर है यशुगाई, इसको एक छोटी सी दूसरी ट्राइब है, जैसे ये लोग कियात ट्राइब को बिलोंग करते थे, तो इनकी एक इन्हीं की तरह की एक दूसरी ट्राइब है जिसका नाम है तातर्स। तो तातर लोग जो थे, इन्होंने यशुगाई को कुछ रीजंस के चलते जहर दे दिया, ठीक है, पॉइजन दे दिया। पॉइजन की वजह से इसके फादर यशुगाई की डेथ हो गई, क्लियर है। और डेथ के साथ साथ तेमुजिन को बंदी बना लिया गया, ध्यान रखिएगा, तेमुजिन को बंदी बना लिया गया। तेमुजिन को बंदी बना लिया जब, तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। इनस्लेव कर दिया गया एक तरीके से, है ना, एक पर्टिकुलर जगह पर। तो उसका एक दोस्त है जिसके हेल्प से ये बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो उस समय जो ताइचिन लोग थे, ताइचिन ने इसको बेसिकली बंदी बनाया, और बेसिकली ये पहले एलाई थे, देखो ये एलाई थे। तो मैंने जैसा कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दो छोटे छोटे ट्राइब्स आपस में किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए मिल सकते हैं, और फिर जैसे उनका वो कॉज पूरा हो गया अलग भी हो सकते हैं। उनके बीच में दुश्मनी भी कभी भी हो सकती है किसी छोटे इशू को लेके, ठीक है। और एक दूसरे के दोस्त और दुश्मनी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। और दुश्मन बन गए तो फिर आपकी जान मतलब खतरे में ही चली गई, दोस्त बन गए तब तक कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। अब किया ट्राइब की जो है दुश्मनी है इस समय ताइचिन ट्राइब से, या जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ताइचिन। तो ताइचिन लोग जो हैं और तातर लोग जो हैं ये अगेंस्ट है। तो तातर लोगों ने तो मार दिया, और जब मार दिया तो उसके बाद ही इनको मौका मिल गया, ठीक है ना। ताइचिन क्लैन के लोग जो है इन्होंने इसको बंदी बना लिया। चलो, ना सिर्फ ये अपने आप को रिहा कराएगा, अपने आप को फ्री कराएगा, विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, जो कि बाद में उसका दुश्मन भी बन जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। चलो, इसने अपने आप को आज़ाद कराने के बाद पाया कि यार इसकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया है, ठीक है। तो यार बड़ी समस्या हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत संघर्ष भरा जीवन देख रहे हो ना, बहुत संघर्ष भरा जीवन चल रहा है। अब अपनी वाइफ को ये रेस्क्यू कराने के लिए निकलेगा आगे जाके, ठीक है। वाइफ को रेस्क्यू कराने के दौरान इसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसके अंदर का जो एक सैनिक जो लीडरशिप है, वो उभर कर आएगा। इसके पहले भी इसके जीवन के कई संघर्ष में ऐसे अवसर आते हैं, क्योंकि जब इसके फादर की डेथ होगी तो इसका जो कबीला है बुर्जित क्लैन, इसने इसके परिवार को बेदखल कर दिया, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मदर है वो चंगेज़ खां, और लगभग कुल मिला के 6-7 बच्चे थे, जिनको लेकर दर दर यहाँ वहाँ भटकेगी और अपने आप को किसी तरीके से सस्टेन करने की कोशिश करेगी। तो ये सिचुएशन तक होगी, मतलब खाने पीने तक के संघर्ष रहेंगे। और इसी दौरान चंगेज़ खां जो है, या तेमुजिन जो है, तेमुजिन कहते हैं अभी हम इसको, तो इसी दौरान तेमुजिन जो है पहला वायलेंट अटैक करता है अपना, जब इसका भाई है, सौतेला भाई, उसके साथ खाने को लेकर युद्ध हो जाता है, और कुछ और पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जिनको पहले तेमुजिन अवॉइड करता रहता है। लेकिन अब उसको लगता है कि अब ज़्यादा हो गया, और इस चीज़ को लेकर एक छोटा सा जब युद्ध होता है खाने को लेके, तो तेमुजिन अपने भाई की हत्या कर देता है, मार देता है उसको, जान से मार देता है वहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इस तरह के इवेंट्स अब तेमुजिन के लिए कॉमन हो गए। चलो, जब बोरते किडनैप हुई तब तेमुजिन को लगा कि यार अब मुझे इसको बचाना पड़ेगा, तो इसलिए इसने बचाने के लिए फिर क्या किया, अब अलाइंसेस वगैरह बनानी शुरू की, ठीक है। तो तेमुजिन ने अपनी अलाइंस
यानी अपना जो गठबंधन था, इस गठबंधन को रिस्टोर किया, अपनी फैमिली का, कियर ट्राइब का जो पुराना गठबंधन था उसको इसने रिस्टोर किया विद द रूलर ऑफ कीरत्स। ठीक है। तो इस समय जो कीरत लोगों का मतलब अपने पूरे फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल्स भी इसको निकाल दिए ना, मतलब इनकी फैमिली अलग ही चल रही है इस समय, इनकी फैमिली अलग ही अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल अपनी ट्राइब के साथ भी नहीं है। तो उस समय जो ट्राइब का मुखिया हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, वो उसके फादर का ही एक मतलब भाई ही ये कह दो, ब्लड ब्रदर है। ठीक है ना, मतलब एक ही पिता की कई पत्नियां हैं, मतलब एक ही पिता के कई संतानें हैं अलग अलग पत्नियों से। तो उसी तरह की स्थिति थी यहाँ पे। उसका नाम था तुगरील खान, तुगरील खान या ओंग खान। तो इसने उसके साथ दोस्ती बनाई कि यार हम आपके ही हैं, बेसिकली हमारे फादर के भाई हो आप एक तरीके से, तो हम आपके रिलेटिव ही हुए, तो हमको ले लो वापस से परिवार में, अब हम लड़ने भिड़ने लायक भी हो गए, है ना, चिंता मत करो, आपकी हेल्प ही करेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो इस तरीके से ही रीस्टोर्ड हिज अलायंस विथ द ओंग खान और द तुगरील खान। तुगरील खान समझ लेना, तुगरील खान कौन है? तुगरील खान बेसिकली कियर ट्राइब का एक मुखिया है, जो कि बेसिकली इन्हीं की ही एक ट्राइब, इन्हीं की एक ब्रांच है, ध्यान रखना, जिसमें वो पहले रहते थे। चलो अब इसने 1118 से 1119 के आसपास ओंग खान के कैंप में कह सकते हो, या ओंग खान या तुगरील खान के ग्रुप में कह सकते हो, गैंग में कह सकते हो, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट बन के छोटे छोटे बैटल्स लड़े। अपनी वाइफ को भी इसने रेस्क्यू कराया, अपनी वाइफ को रेस्क्यू कराने के लिए हर कोशिश करी, ठीक है, रेस्क्यू करा के लेके आया। चलो इसके बाद 1190s के आसपास इसने क्या किया कि तुगरील खान को डिफीट करेगा। ठीक है, ना सिर्फ ये तुगरील खान को डिफीट, ध्यान रख, तुगरील खान को भी इसने क्या किया कि अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य किया कि तुम मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट करोगे, करोगे कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, लेकिन ये खास बात है कि तुगरील खान को डिफीट करने के पहले इसने उस अलायंस का भरपूर इस्तेमाल कर लिया। 1118 से 1190s के बीच में, यानी इन 10 सालों में इसने अपने सारे जो शत्रु हैं, जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, जैसे इसने बहुत सारे दोस्त बनाए, देखो, ठीक है ना। इसका एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड है जो लास्ट तक रहेगा, जो जब ये इसकी वाइफ किडनैप हो रही है ना, तो बोरते उसको रेस्क्यू कराने के लिए, है ना, तो बोगोरचू। इसके बाद इसका एक भाई है जिसका नाम है जामुका, ठीक है, जमुका। सो ही डिफीटेड जमुका एज वेल। इनिशियली है तो वो उसका ब्रदर ही बेसिकली, है ना, स्टेप ब्रदर तरीका का, लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट हो जाएगा वो जब ये तुगरील खान के साथ जुड़ेगा। तो शुरुआत में जामुका इसका मतलब अच्छा खासा ही तैशी है, लेकिन बाद में जब तुगरील खान को ज्वाइन करेगा तो फिर इनके बीच में थोड़ी सी बिटरनेस आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी। तो जमुका भी एक तरीके से है तो शत्रु ही, तो उसको फिर इसको डिफीट करना पड़ेगा, और फिर जमुका जो है उसके साथ हमेशा रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा थ्रू आउट लाइफ। चलो, तो जमुका को इसने डिफीट किया यूजिंग दी अलायंस ऑफ तुगरील खान। तुगरील खान का भरोसा जीता, तुगरील खान की सेना और तुगरील खान का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, इस समय ये देखो छोटी छोटी ये पूरा स्टेपी का जो एरिया है इस मंगोलिया में, इस एरिया में नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ, यहाँ पर ये ऊपर चले जाओ तो चाइना आ गया थोड़ा, तो यहाँ ये छोटी छोटी आप देख रहे हो, आपको ट्राइब्स दिख रही हैं, ठीक है ना, किरेट्स दिख रहे हैं, तातर्स दिख रहे हैं। तो अब क्या इसने डिफीट किया, तातर्स को डिफीट किया। याद है ना आपको तातर्स, ठीक है, ये वही ट्राइब है जिसने इसके फादर यशुगाई को जहर दिया था, जिसने मारा था। तो फिर इसने यूजिंग द अलायंस ऑफ तुगरील खान डिफीटेड द तातर्स, ठीक है। लास्ट में फिर ये 1203 में, अराउंड 1203, ध्यान रखना, इन 1203 ही डिफीटेड फाइनली द ओंग खान, ठीक है। ओंग खान को इसने यानी तुगरील खान को भी डिफीट किया, और ही मेड तुगरील खान हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने 1206 के आसपास, उसके जस्ट पहले आई थिंक, ही डिफीटेड वन ऑफ अनदर एनिमी ट्राइब, नाइमस, ठीक है। और हाँ, इस ट्राइब को हटाने के बाद अपने रास्ते से फिर अब कोई बड़ी ट्राइब नहीं थी। कुल मिला के कह सकते हो कि सारी छोटी छोटी जो ट्राइब्स थे या जो दूसरे कबीले थे वो अब सब चंगेज़ खान या तेमुजिन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तेमुजिन के अंडर में आ चुके थे, तेमुजिन की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे। और इन्हीं युद्धों के जरिए तेमुजिन जो है वो एक बड़ा लीडर बन के उभरेगा, क्योंकि अब वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उसके सामने कोई भी नहीं है, कोई भी दूसरा कबीला इतना बड़ा नहीं है जो तेमुजिन का सामना कर सके। क्लियर है। तो 1206 में आफ्टर डिफीटिंग ऑल दी
clans and the tribes of the Mongolia when he was undisputed leader, then at that time there was a common assembly of all the clans. ध्यान रखना, ठीक है ना, उस समय मंगोल लोगों की असेंबली हुई, ध्यान रखना. सो ही प्रोक्लेम द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स. अब इसका नाम पड़ा चंगेज़ खान. अभी तक चंगेज़ खान नहीं, तेमुजिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है. लेकिन जब 1206 में इसने सबको अपने अंडर में कर लिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक कॉमन असेंबली ऑर्गेनाइज की गई. हर कबीले की अपनी एक सभा होती थी, असेंबली होती थी, लेकिन अब एक कॉमन असेंबली हुई सारे कबीलों की. और इन कबीलों के जो हेड थे, चीफ थे, दे एक्सेप्टेड मंगोल लीडर तेमुजिन को, ठीक है. तेमुजिन को मंगोल लीडर के तौर पर इन्होंने एक्सेप्ट किया. आप कह सकते हैं कि इस लीडरशिप का नाम ही चंगेज़ खान है. मतलब कहने का कि दे आर सेइंग ग्रेट खान. तो खान का मतलब होता है बेसिकली लीडर, ध्यान रखना, ठीक है. खान जो है वो सुप्रीम पर्सन, हम में से सबसे मेन, हम में से सबसे चीफ जो है, मुख्य जो है वो है. तो खान इज़ अ टाइटल बेसिकली. खान इज़ नॉट बेसिकली रिलीजियस, कोई जैसे इस्लाम का एक्सेप्ट कर लोगे आप, इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो इस्लाम में आपके साथ जुड़ जाएगा ये, ठीक है. तो ऐसा नहीं था, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था. इनका अलग रिलीजन था. इन ट्राइबल लोगों का अपना एक रिलीजन हुआ करता था, तेंग्रिन. तो जो मंगोल चंगेज़ खान हैं, ये जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म को तेंग्रिन धर्म कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें देवताओं की पूजा की जाती है बेसिकली, ठीक है. नेचर वर्शिपर होते हैं ये लोग. चलो इस असेंबली में, इस कॉमन असेंबली में चंगेज़ खान को क्या कहा गया, ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, यानी सभी मंगोलों का, सभी ट्राइब्स का मुखिया कहा गया. और यहीं से इसका नाम पड़ गया चंगेज़ खान, ध्यान रखना, ठीक है ना. तो चंगेज़ का मीनिंग सुप्रीम होता है. चंगेज़ कह दो, गेंगीज़ कह दो, जो भी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बेसिकली सुप्रीम. ओशन, कई अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं जिनमें इस तरीके के शब्द हैं कि ये महान व्यक्ति है, सुप्रीम व्यक्ति है. और खान का मतलब लीडर हो गया, तो सुप्रीम लीडर. चंगेज़ खान सिंपली मीन्स सुप्रीम लीडर. तो ये बात हो गई. और ये जो असेंबली थी, द कॉमन असेंबली ऑफ द मंगोल, इट वॉज नोन एज कुरलताई, ठीक है. तो कुरलताई जो है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. महापंचायत कह सकते हैं आप एक तरीके से, है ना, जैसे होती है ना महापंचायत, जिसमें अलग अलग पंचायतों के जो मुखिया हैं वो सब आ जाएंगे. तो इट वाज अ महापंचायत काइंड ऑफ, एंड इन दिस महापंचायत चंगेज़ खान वाज एक्सेप्टेड एज द लीडर ऑफ ऑल द मंगोल क्लैंस. तो यहाँ से मंगोल जो है वो अब चंगेज़ खान की आर्मी का हिस्सा बन गए. और चंगेज़ खान ने अब मंगोलिया के बाहर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, विस्तारवादी नीति शुरू की. चंगेज़ खान और रीऑर्गेनाइज द मंगोल पीपल. ध्यान रखना, अब चंगेज़ खान ने क्या शुरू किया, चंगेज़ खान ने पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी को. उसने क्या देखा कि ये लोग इन जो मतलब जिस तरह की जोग्राफिकल टेरिटरी है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका, इसमें लड़ने में है माहिर, बहुत कुछ चीज़ें इनमें बहुत बढ़िया हैं, एग्रेशन भी बहुत है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है. लेकिन 2-3 चीज़ों की कमी है अभी तक. अब चूंकि चाइना वाइना के साथ भी छोटे मोटे इनकाउंटर्स हुए हैं इसके, तो इसने कुछ 2-4 चीज़ें देखी कि एक बड़ी सेना के साथ क्या होना चाहिए, बड़ी सेना के साथ जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो अभी हमारे यहाँ लैक कर रही हैं. तो इसने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया. मोर इफेक्टिव डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स, यानी एक डिसिप्लिन, अनुशासित सैन्य बल में इसने अपनी आर्मी को, या उन मंगोलों को, उन ट्राइबल्स को रीऑर्गेनाइज किया, रीस्ट्रक्चर किया. तो डिसिप्लिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको आदेश मानना पड़ेगा, ध्यान रखो, ठीक है. नहीं आदेश मानोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो डिसिप्लिन आर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और शायद यही वो चीज़ होती है जो उसको एक आर्मी या ऑर्गेनाइज आर्मी का फॉर्म देती है. तो इसने आर्मी को डिसिप्लिन करना शुरू किया, और इससे उसकी इफेक्टिवनेस और तेज़ी से बढ़ती चली गई. क्लियर है. अब इसने देखा कि ठीक है, मेरे पास पर्याप्त मिलिट्री फोर्स है, नाउ आई कैन स्टार्ट एक्सपीडिशंस. इंटरनल कोई एनिमी बचा नहीं है, आर्मी भी स्ट्रांग है, लीडरशिप में उसको अपने आप के पूरा भरोसा है. तो सबसे जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी या शत्रु है, जिसके साथ मंगोल ट्राइब्स की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो लोग हैं चाइनीज़ लोग. या कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि जो सबसे पास की टेरिटरी है ना, सबसे पहले आप उसको जीतोगे और उसके बाद बाहर की दूसरी टेरिटरी में जाओगे. तो चाइना जो है उसको कॉन्कर करने का इसने विचार किया. हिज फर्स्ट कंसर्न वॉज टू कॉन्कर चाइना, कि यार अब हम चाइना को किस प्रकार से जीतें. तो उस समय उस एरिया को हम समझ लेते हैं. चलो थोड़ा सा जो चाइना का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आप समझ लो कि किस किस तरीके से. ये हो गया नॉर्थ में मंगोलिया आप देख रहे हो, क्लियर है. तो नॉर्थ में जो मंगोलिया आप देख रहे हो, इसमें जो मेन इसके अगेंस्ट हैं वो 3 लोग ही हैं ज़्यादातर.
क्लियर है। अच्छा, उस समय जो साम्राज्य होते थे ना उनको खगनाते भी बोलते थे, खगानते, ठीक है। खगानते ये वही खान जो शब्द आया है ना, खान से ही रिलेटेड है। तो इन ट्राइबल लोग जो है जिसको लीडर मानते थे उसको खान बोलते थे, और खान का जो पूरा एरिया, जैसे सम्राट हो गया एम्परर, तो एम्परर का पूरा एरिया, द एरिया इन विच एम्परर इज रूलिंग इज कॉल्ड एम्पायर, यानी जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में सम्राट रूल कर रहा है वो उसका साम्राज्य हो गया, किंग का किंगडम हो गया। तो वैसे ही खान का खगानते हो गया, ठीक है। खगानते या खगनाते कह गए तो खगनते हो गया बेसिकली, क्लियर है। मीन्स द एरिया इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ और द रूल ऑफ खान इज देयर, तो वो हो गया खगनते। तो यहाँ पर उस समय 3 महत्वपूर्ण प्रोविंसेस हैं या 3 महत्वपूर्ण एरियाज हैं जहाँ पर दूसरे लोग रूल कर रहे हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओके, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो एक एरिया है जो है शीशिया पीपल का। सो चाइनीज़ लोगों का एक ग्रुप है, मतलब चाइना में ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म डायनेस्टीज़ हैं, छोटे छोटे अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग रूल हैं। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल या किंगडम रूल कर रहा है वो है शीशिया पीपल इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। देन जर्केन पीपल्स, ठीक है, तो जर्केन पीपल्स वर रूलिंग इन द नॉर्थ चाइना, उत्तरी चाइना का ये हिस्सा हो गया। उत्तरी चाइना के इस हिस्से पे कौन लोग रूल कर रहे हैं? जर्केन लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, जिनका मेन सेंटर ऑफ जो पावर या कैपिटल थी वो पेकिंग थी, ध्यान रखना, क्लियर है। चलो, तो जर्केन पीपल बेसिकली, ये जर्केन ट्राइब कह दो, बेसिकली इसमें जो रूलर है वो जाना जाता है चिन डायनेस्टी, मतलब पहला जो रूलर है वो चिन था बेसिकली, और उसके नाम पर यहाँ का जो वंश चलता है वो चिन वंश चलता है, क्लियर है। तो जर्केन लोग रूल कर रहे हैं यहाँ पे चिन डायनेस्टी के, और इसके अलावा शुंग डायनेस्टी दक्षिण की तरफ आप देखोगे साउथ चाइना का जो एरिया है इट वाज रूल्ड बाय शुंग डायनेस्टी। ये शोंग जिसे आप कह रहे हो ये वही शुंग है जो भारत में भी जिनका इन्फ्लुएंस है। तो चाइना के सदर्न पोर्शन की तरफ कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है? शुंग डायनेस्टी रूल कर रही है। इस तरीके से ये 3 इम्पॉर्टेंट एनिमीज़ हैं, या मैं कह दूं कि 3 इम्पॉर्टेंट लोग हैं, डायनेस्टीज़ हैं, जिसको चंगेज़ खान को डिफीट करना है। चंगेज़ खान ऐसे तो डिफीट नहीं कर पाएगा आसानी से, तो अब चंगेज़ खान ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ कर लिया है। स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया है? पूरा यूनिफाइड सिस्टम बना लिया है उसने, सारे कबीलों को पहले घर में उसने युद्ध जीते, और घर में युद्ध जीत कर सबको इकट्ठा किया और सबको डिसिप्लिन में लाया। डिसिप्लिन में लाने के बाद अब वो तैयार है चाइना पे अटैक करने के लिए, या मैं कह दूं कि जो डायनेस्टीज़ हैं चाइना में अलग अलग एरिया में उनको जीतने के लिए, क्लियर है। और इस तरीके से तीनों के ऊपर आक्रमण किए, ध्यान रखना, अलग अलग समय पर तीनों के ऊपर आक्रमण किए, और बड़े लेवल पर पेकिंग 1215 के आसपास आते आते पेकिंग जो है, यानी साउथ चाइना का जो हिस्सा है जो हम अभी देख रहे हैं, ये साउथ चाइना वाला हिस्सा, ये सब कंट्रोल में आ गए चंगेज़ खान के। तीनों ये पूरे एरिया चंगेज़ खान के कंट्रोल में आ चुके हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। और इसको लंबा समय लगेगा, ध्यान रखना, 1206 से लेके 1216, यानी इस पूरे 10 साल के टाइम पीरियड में इसने इस पूरे एरिया को कैप्चर किया, कंट्रोल कर लिया। और 1215 आते आते, हालांकि अभी कैंपेन्स इसके चल रहे थे और कंसोलिडेशन बाकी था, छोटे मोटे अभी और युद्ध लड़ने थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मेरा साम्राज्य जब यहाँ पर स्थापित हो चुका है एक तरीके से, और अब सबऑर्डिनेट लोग यहाँ पे आराम से संभाल सकते हैं, मैं नहीं भी रहूँगा। तो 1206 में चंगेज़ खान अपने मंगोलिया लौट आएगा, ही रिटर्न टू हिज मंगोलियन होमलैंड, मंगोलिया वापस आ जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर है। क्योंकि अब इसको क्या है, अब इसको दूसरे एरियाज़ की तरफ भी तो जाना है, बस ऐसे थोड़ी कि हमने अपना एरिया जो है साउथ की तरफ का, नॉर्थ की तरफ का जो एडजेसेंट एरिया था पड़ोसी, उसको तो जीत लिया, लेकिन अब दूर के एक्सपीडिशंस पे, कैंपेन्स पे, अभियानों पे जाना है, तो थोड़ा सा निकलते हैं, कुछ दिन रेस्ट करेंगे फिर निकल लेंगे। तो 1216 में आया और अब अगले युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी इसने, ठीक है। सो इन 1218 ही डिफीटेड द काराखिता, ठीक है। काराखिता वॉज द पर्सन हु वॉज कंट्रोलिंग द तेंशन माउंटेन, ठीक है। ये देखो, ये आप देख रहे हैं तेंशन माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये तो इस तेंशन माउंटेन रेंज के आसपास इसने पूरी तरीके से अब कैप्चर कर लिया, क्लियर है। मतलब धीरे धीरे आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया का पूरा हिस्सा इसके कंट्रोल में आ जाएगा, धीरे धीरे कंप्लीटली आ जाएगा।
उसके बाद जैसे ही इसने तेंशान माउंटेन रेंजेस को कैप्चर कर लिया तो उसके बाद अब क्या है, अब सेंट्रल एशिया का आधा हिस्सा इसके पास था, फिर बचा अब थोड़ा सा और हम इधर आगे की तरफ बढ़ें, यानी ईरान की तरफ आगे आ जाएं, ईरान से होते हुए फिर हम और जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट और ये सब, फिर यूरोप के काफ़ी आगे के हिस्सों की तरफ भी बढ़ेंगे। क्लियर है? आपको पहले वाले वीडियो में याद होगा जब हम शायद सोर्स पढ़ रहे थे, तो चंगेज़ खां का जो पोता है वो फ्रांस के रूलर्स को किस तरह से धमकियाँ दे रहा याद होगा। मतलब ये उस ज़माने तक, पोते के आते आते तक यूरोप भी इन्फ्लुएंस में होगा चंगेज़ खां के एक तरीके से। ठीक है, चलो इधर नीचे की तरफ इंडिया की तरफ भी आएगा, मतलब इंडिया एग्जैक्टली नहीं आएगा बट बॉर्डर्स तक आएगा, इधर फिर और अरबों की तरफ भी जाएगा, तो अच्छा खासा एरिया चंगेज़ खां के कंट्रोल में आने वाला है। चलो, सो काराखिता से तेंशान मिल गया इसको, तेंशान माउंटेन रेंजेस से आगे बढ़ते हुए मंगोलों का जो कब्ज़ा है, मंगोलों का कब्ज़ा आमो दरिया रिवर के पूर्व या पश्चिम की तरफ हो गया। ठीक है, जिसको हम कहते थे ट्रांसऑक्सियाना। ट्रांसऑक्सियाना कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है, आमू दरिया के पूर्व का क्षेत्र है आई थिंक, जिसमें उस ज़माने में इस नदी को कहते थे ऑक्सस रिवर, ऑक्सस रिवर कहते थे। और ऑक्सस रिवर के बियॉन्ड जो रीजन है इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सस रिवर के पश्चिम का क्षेत्र या पूर्व का क्षेत्र है। तो ऑक्सस रिवर के बियॉन्ड जो एरिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसऑक्सियाना, और कुछ भी नहीं है। तो ट्रांसऑक्सियाना इज नॉट अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब सेंट्रल एशिया का मैक्सिमम एरिया आप कह सकते हो, जिसमें आज का उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, इन सब का ओवरलैपिंग एरिया आता है। तो ट्रांसऑक्सियाना मीन्स द रीजन बियॉन्ड ऑक्सस रिवर इज कॉल्ड ट्रांसऑक्सियाना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब तेंशान माउंटेन रेंजेस को कवर करेगा तो उसके बाद फिर मैंने कहा ना कि सेंट्रल एशिया में एंटर हो गया, और सेंट्रल एशिया को भी अब ये देखो कंट्रोल करता हुआ या कैप्चर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ट्रांसऑक्सियाना कैप्चर करने का मतलब है कि ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन क्षेत्रों की तरफ आ चुका है, या इस क्षेत्र के आधे हिस्से को, आधे से ज़्यादा हिस्से को कैप्चर कर चुका है। क्लियर है? चलो ट्रांसऑक्सियाना के बाद, यानी मैं कहूँ कि सेंट्रल एशिया का आधा हिस्सा कैप्चर करने के बाद और आगे बढ़ा, ठीक है, और अब ये कहाँ बढ़ रहा है, सुल्तान मोहम्मद, रूलर ऑफ खवारिज्म, ठीक है, ईरान तक पहुँच रहा है। ठीक है, चलो मैंने कहा कि आगे बढ़ेगा ही। तो चंगेज़ खान ने खवारिज्म पे कब्जा किया और वहाँ उस समय रूलर था, क्या नाम है, सुल्तान मोहम्मद, सॉरी, मतलब चंगेज़ खान ने इसके ऊपर अटैक किया, सुल्तान मोहम्मद के ऊपर, और सुल्तान मोहम्मद को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा। चंगेज़ खान को आक्रामक क्यों कहा जा रहा है? चंगेज़ खान को आक्रामक ही इसीलिए कहा जा रहा है कि जहाँ जाता था, जहाँ पर आक्रमण होता था, तो एक मान के चलो कि वहाँ इस तरीके से जीनोसाइड होगा, वहाँ इस तरीके से नरसंहार होगा। खासकर अगर आपने उसकी बात नहीं मानी, अगर आपने बात मान ली है तो बहुत हद तक आप अपने नुकसान को बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नुकसान, मतलब बात नहीं मानी, उसका नुकसान कर दिया, उसके साथ मतलब और ऊपर से होता है ना कि जैसे आउट ऑफ ईगो दो राजा होते हैं ना, कि दो चार गालियाँ दे दी कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, और हम देखो आओ तुम अटैक करो हमारे ऊपर, हम दिखाते हैं तुम, तो वो वाली सिचुएशन में फिर चंगेज़ खां के साथ बड़ी सिचुएशन गड़बड़ हो जाती थी। चंगेज़ खां उस व्यक्ति को फिर छोड़ता नहीं था। तो चंगेज़ खां का जो आउटरेज है, गुस्सा है, उसका सामना करना पड़ा सुल्तान मोहम्मद का। क्लियर है? मैंने कहा ना, तो सुल्तान मोहम्मद के पास भी इसने अपना इन्वॉय भेजा था। सुल्तान मोहम्मद को दूत भेजेगा कि भैया ऐसा है कि ठीक है, तुम चाहो तो बिना लड़े भी सरेंडर कर सकते हो, तुम अपना क्षेत्र हमारे क्षेत्र में मिला दो, हमें टैक्स देते रहो, हमारे सबऑर्डिनेट रूलर के तौर पर यहाँ रूल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी फ़ायदा, तुम्हारा भी फ़ायदा एक तरीके से। सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसा बदतमीज़ी से बात करने की, कि नहीं, आओ तुमको मिट्टी मिला दोगे। चंगेज़ खान ने कहा हम आ रहे हैं, और चंगेज़ खान वहाँ जब पहुँचा तो फिर मिट्टी में कौन मिला? सुल्तान मोहम्मद मिट्टी में मिल गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी, ध्यान रखना। क्लियर है? मंगोल एनवॉय यानी मंगोल दूत को जो है वो इसने काफ़ी बुरी तरीके से वो किया, और फिर चंगेज़ खान कहता है कि यहाँ कोई नहीं बचना चाहिए, मान के चलो यहाँ के कुत्ते बिल्ली तक नहीं बचने चाहिए, इंसान तो दूर की बात है, हर इंसान जो भी तुम्हारे नज़र में अपने सैनिकों को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन देने वाला है चंगेज़ खान, कि इंसान जो आए उनको तो मारोगे ही, रास्ते में कुत्ते बिल्ली मिले इस राज्य के तो उनको ही मार देना, बाद में हम मंगोल से लाके बसा देंगे यहाँ कुत्ते बिल्ली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा शहर सुनसान हो जाना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए हमारे अगेंस्ट। देन 1219 से लेके 1221 के बीच में रिपीटेड कैंपेन्स के थ्रू चंगेज़ खान ने दिखाया कि
हम घुमक्कड़, नोमैडिक और जो कबीलाई लोग हैं वो कितने ख़तरनाक हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था सुल्तान मोहम्मद वाला, तो सुल्तान मोहम्मद ने अपने मतलब ईगो के चलते एक जो एनवॉय था उसका, जो दूत था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। अब उसके डर के बाद सुल्तान मोहम्मद, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर खवारिज़म में कत्लेआम मचाया गया था, जिस हिसाब से यहाँ पे वायलेंस मचाई गई थी, तो उसके बाद सुल्तान मोहम्मद भाग जाएगा। सुल्तान मोहम्मद का बेटा है जलालुद्दीन, दोनों भागते फिरेंगे। ठीक है ना, और इनको ढूंढते ढूंढते जहाँ जहाँ सुल्तान मोहम्मद जा रहा है, उसको खबर मिल रही है कि सुल्तान मोहम्मद यहाँ भाग गया है, उन सारे एरियाज़ में वहाँ भागता फिरेगा, वो ध्यान रखना। इनफैक्ट ये आप देखो कि 1219 से 1221 के बीच में रिपीटेड इन्वेजन्स होंगे, और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ध्यान रखना इस पूरे एरिया के, इन पूरे शहरों को, औतार हो गया, बुखारा हो गया, समरकंद, बाल्ख, गुरगंज, मीर्व, निशापुर और हेरात जो है, इनको तो फाइनली सरेंडर करना ही पड़ेगा, मान के चलो। इसलिए सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो जो अभी मैंने कुत्ते बिल्ली वाला इंसिडेंट आप बताया ना आपको, ये निशापुर का इंसिडेंट है। क्योंकि निशापुर में क्या हुआ था कि इसका एक बेटा है, ठीक है ना, मुनाफिस सन, वो निशापुर में जो किला है, फोर्ट है, उसका सीज ऑपरेशन चल रहा था, उसके कब्जा करने का जब ऑपरेशन चल रहा था, यानी जब आक्रमण चल रहा था, उस आक्रमण के दौरान, सीज ऑपरेशन के दौरान उसके पुत्र की हत्या हो जाती है। तो ये फिर वहीं मारे गुस्से के कहता है कि अब इस निशापुर के गली गली कूचे कूचे में कुत्ते बिल्ली तक नहीं बचने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे सबको एक तरफ से मार दिया जाए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो ये इंसिडेंट यहाँ पर इस तरीके से, मतलब वो एक ज़माना भी था, उस ज़माने में ऐसी सिचुएशन होती भी थी। तो निशापुर और हेरात को फाइनली फिर सरेंडर करना पड़ा कि लड़ना मुश्किल है इनसे। ठीक है, तो 1219 टू 1221 देयर वर रिपीटेड कैंपेन्स। तो अब आप देख रहे हैं कि चंगेज़ खान इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी वेस्ट। ठीक है ना, वहाँ से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ और काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि कितना नुकसान हुआ, यानी एक एस्टिमेटेड लॉस है, जो हिस्टोरियंस ने लॉस को समझने की कोशिश की है कि कितना बेसिकली जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो डिस्ट्रक्शन कितना हुआ। तो अब एक्यूरेटली कितना है इसके बारे में तो नहीं, लेकिन चूंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने बॉक्स को कवर कर लिया आपके इसमें। ठीक है, एंड इट इज जस्ट शोइंग कि हाउ डिवेस्टेटिंग एंड हाउ टिरानिकल दिस कैंपेन वॉज, कितना अत्याचारी था और कितना विध्वंसक था इसका जो कैंपेन था। कि जितने भी रिपोर्ट्स मिली है ना, ऑल रिपोर्ट्स ऑफ चंगेज़ खान कैंपेन, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, आगे जाके रिपोर्ट कैसे कि बाद में जब शव वगैरह गिने गए थे, है ना, तो उनसे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा है। तो जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं चंगेज़ खान के कैंपेन्स की, ठीक है, उनमें लगभग ये जो हिस्टोरियंस हैं वो सब एग्री होते हैं कि देयर वाज अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड। ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया था। ठीक है, शहरों को कैप्चर करने के बाद, फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ द सिटी, शहरों को जीतने के पहले जो युद्ध हुआ होगा वो तो अलग है, लेकिन शहरों को कैप्चर करने की वजह से, निशापुर जैसे शहरों को जब कैप्चर कर लिया गया, उसके बाद फिर कितना कत्लेआम मचाया गया नॉर्मल लोगों का, तो उसका भी पूरा एक जो यहाँ पे विवरण है वो दिया गया है। ठीक है, मतलब जिसने भी चंगेज़ खां की अथॉरिटी को डिफाई करने की कोशिश की, जैसे निशापुर जैसे शहरों में, जैसे सुल्तान मोहम्मद जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने भी आउट ऑफ ईगो डिफाई किया, उसको इंसल्ट करने की कोशिश की, बोला अरे तुम नोमैड हो, तुम घुमक्कड़ कबीलों में रहने वाले लोग, तुम क्या आक्रमण करोगे हमारे ऊपर। ठीक है, जो इस तरह के वर्ड बोल गया उसकी फिर ऐसी हालत हुई। क्या हालत हो रही है, नंबर्स आर स्टैगरिंग एट द कैप्चर ऑफ निशापुर, मतलब चौंकाने वाले ये फिगर्स हैं। निशापुर जब कैप्चर किया गया निशापुर को, ठीक है, तो 1220 में, इन 1220 में निशापुर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगोल चंगेज़ खां, 17,47,000, ठीक है, 17 लाख पीपल वर मैसेकर्ड व्हाइल द टोल एट हेरात इन 16 लाख। अगले साल जब 1222 में हेरात पूरी तरीके से कब्जे में आया, तो हेरात में जब लाशें और सब काउंट हो रही हैं, तो वहाँ से पता चल रहा है कि अप्रॉक्स 1600 पीपल। बगदाद को जब पूरी तरीके से कैप्चर हो गया, तो बगदाद में जो मसक्कर मचाया गया उसमें 8 लाख लोगों को मारा गया। स्मॉलर टाउन सफर्ड प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, छोटे जो शहर थे उस हिसाब से जो जनसंख्या थी उनकी, उस हिसाब से वो सफ़र किए हैं। जैसे नासा, ठीक है, तो नासा नाम का छोटा सा शहर था, 70,000 लोग, बाह्या 70,000 के आसपास। ठीक है, यानी जितनी जितनी जैसी जैसी प्रोविंस में जैसे जैसे जनसंख्याएं हैं, उस हिसाब से वहाँ पर कत्लेआम के प्रमाण मिलते हैं। क्लियर है।
हाउ डिड मिडिवल क्रॉनिकल्स अराइव एट सच फिगर, मध्यकाल के इतिहासकार जो है वो कैसे एक्यूरेटली कह सकते हैं कि इतने बड़े संख्या में लोगों का मैसेकर हुआ होगा, इतने बड़ी संख्या में लोगों को कत्लेआम किया गया होगा। तो एक इतिहासकार है जुवाइनी, ठीक है, ये पर्शियन ईरानियन क्रॉनिकलर है, ठीक है ना। हो सकता है इसने थोड़ा बढ़ चढ़ के बता दिया हो, लेकिन फिर भी कितना बढ़ाएगा, 2-4-5 लाख बढ़ाएगा, है कि नहीं। और अगर जस्ट डबल भी करता है तो भी अपने आप में, अगर मान लो मैं 17 भी कह दूं तो 8.5 लाख की संख्या भी कम नहीं होती है। ये भी अच्छा खासा मैसेकर है, मतलब अगर जस्ट डबल करके जो मैंने बताया होगा, पर फिर भी अगर एक्यूरेट बता रहा है तब तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है। तो पर्शियन क्रॉनिकलर है, पर्शियन इतिहासकार है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 13 लाख लोग, एक इल्कान नाम का शहर है, वहाँ से 13 लाख लोगों के मरने के एविडेंसेस हैं। कैसे? वो ये कहता है कि पीपल वर किल्ड इन मर नाम के शहर में, ही रीच द फिगर बिकॉज इट टुक 13 डेज टू काउंट द डेड। जो जितने भी डेड बॉडीज थे उनको काउंट करने में 13 दिन लग गए थे, और पर डे जो काउंट करने वाले लोग थे वो 1 लाख के आसपास शव काउंट करते थे। एंड ईच डे दे काउंटेड 1 लाख कॉर्प्सेस। तो 1 लाख जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पर डे काउंट किया जाता था, यानी पर डे निकाला जाता रहा होगा, उनको ले जाया जाता रहा होगा, पहचान की जाती रही होगी, जो भी आगे की प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है, या जो भी कुछ भी हो, मतलब उस जगह को साफ़ करने के लिए शवों को तो निकाला ही गया होगा। तो 1 लाख पर डे शव निकाले जाते थे, पर डे डेड बॉडीज़ निकाली जाती थी, और 13 दिन लगे थे। तो इसका साफ मतलब है कि 13 लाख पीपल्स किल्ड बाय चंगेज़ खां एक जगह पे। तो फिर इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लें, जब एक इतिहासकार ऐसा कर रहा है तो हो सकता है बाकी के जगह पर जो फिगर्स हैं वो भी सच हैं। तो आप लगा लो कि इसीलिए कहा जाता है कि अकेले चंगेज़ खान ने इतनी हत्याएं की, या इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु का कारण बना, जितना हिटलर और स्टालिन दोनों मिलाकर हत्याएं नहीं करवा पाएंगे अपने जीवन भर में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ चंगेज़ खान का डेटा है। चलिए, सो मंगोल फोर्स्ड इन परसूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। अब आगे अभी है, रुका नहीं, ये तो पूरा जो कैंपेन है वो कैंपेन चलता रहेगा, मतलब ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कहा ना कि सुल्तान मोहम्मद भाग गया यहाँ से अपना जगह छोड़ के, उसका बेटा अलग, जलालुद्दीन नाम था उसके बेटे का, वो अलग भाग रहा था बेचारा, वो इंडिया की तरफ आएगा, ठीक है। आप दिल्ली सल्तनत की कहानी सुनोगे अगले साल, तो शायद आपके सिलेबस में हो नहीं हो। तो उस समय कुतुबुद्दीन का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में। तो कुतुबुद्दीन कहता भैया यहाँ मत आओ तुम, ठीक है ना, तुम कोई और कुछ दूसरा रूम वूम देख लो, यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में खाली नहीं है इस समय, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तुम आओगे, दिल्ली रहोगे, तुम्हारे चक्कर में चंगेज़ खां आएगा और हमारी पिटाई अलग हो जाएगी। तो हम फालतू मंगोल इन्वेजन को आमंत्रण नहीं देना चाहते हैं, और इसलिए तुम निकल ही लो। तो चंगेज़ खां को जब पता चला कि उसने शेल्टर नहीं दी है, तो फिर उसने कहा ठीक है चलो छोड़ देते हैं, अदरवाइज चंगेज़ खां का आक्रमण दिल्ली में होता ही होता, ठीक है ना। तो मंगोल फोर्स इन परसूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद को खोजने के चक्कर में भी कम नहीं पड़ा। सुल्तान मोहम्मद जहाँ जहाँ पता चल रहा है उसको, अच्छा यहाँ से सेंट्रल एशिया से सुल्तान मोहम्मद सोचा कि रशिया की तरफ निकल लें, ठीक है, मतलब ईरान से सोचा कि ऊपर की तरफ चले जाएं, पहाड़ वहाड़ नाक कूद के किसी तरीके से अपनी जान बचाएं, शायद वहाँ ना आए। तो सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए चंगेज़ खान अज़रबैजान, अब सोचो ऊपर की तरफ भी जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, रशिया की तरफ मूव करेगा। अज़रबैजान डिफीटेड रशियन फोर्सेस एट दी क्रीमिया पहुंच के उसने रशियन सेनाओं को, रूसी सेनाओं को डिफीट किया, और कैस्पियन सी तक पूरा एरिया जाके कैप्चर किया। कि सुल्तान मोहम्मद मिलना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर है। और अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था इसने। एक सेना का नेतृत्व खुद कर रहा था कि मैं सुल्तान मोहम्मद को ढूंढ के रहूँगा और सुल्तान मोहम्मद को मौत की घाट उतारूँगा, उसकी वजह से मेरा इन्वॉय और मेरे बेटे की हत्या हुई है या वो मरे हैं, और इसके अलावा वो उसने मुझे डिफाई कैसे किया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता था कि एक इंसान को मारने के लिए आपने इतना बड़ा कैंपेन कर दिया है, तो बाकी लोगों के लिए मैसेज जाएगा कि एक इंसान को ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँचा। तो अब समझ लो इतना सनकी टाइप का इंसान है। चलो तो दूसरा उसने जो ब्रांच है वो उसके बेटे को ढूंढने के लिए भेजा कि जलालुद्दीन को जाओ ढूंढो। तो दूसरी ब्रांच जो है अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन जलालुद्दीन है, देखो आ गया नाम। तो उसका बेटा जो है जलालुद्दीन, इसको ढूंढने के लिए अगली जो एक ब्रांच है, यानी आर्मी का एक जो टुकड़ा है, वो इंडिया, या मैं कहूँ कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज की तरफ मूव करेगा, अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान से सिंध प्रोविंस तक आएगा। सिंध प्रोविंस में जलालुद्दीन उस समय था, और जलालुद्दीन फिर क्या है, रिक्वेस्ट करेगा उस समय दिल्ली के सुल्तान से, इल्तुतमिश,
और उससे कहेगा कि हमको शेल्टर दे दीजिए, लेकिन फिर इल्तुतमिश मना कर देगा, क्योंकि सिंध के बाद से फिर यहाँ से उस समय इंडिया की बाउंड्री शुरू हो जाती थी आगे जाके। क्लियर है? तो इस तरीके से जलालुद्दीन फाइनली फिर पकड़ा जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? चलो एट द बैंक ऑफ द इंडस चंगेज़ खां कंसीडर रिटर्निंग। ठीक है, इंडस रिवर के बाद से फिर सिंधु नदी शुरू ही हो गई वहाँ पे। ठीक है, सिंध से होते हुए फिर वो अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी के बियॉन्ड से फिर चंगेज़ खान ने सोचा कि अब चलो निकल लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जलालुद्दीन नहीं जा रहा है, जलालुद्दीन अब मिल जाएगा यहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आगे वो चला गया होता तो शायद ये दुष्ट भाई साहब आगे भी बढ़ते। तो सिंधु के तट से, सिंधु के बैंक से चंगेज़ खान ने वापस जाने की सोची। ठीक है, ऐसा, बल्कि कोशिश ये करेगा कि हम इन्वेजन नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा ऐसा होगा तो भारत के ही रास्ते क्या करेंगे, भारत के रास्ते असम होते हुए, चाइना होते हुए फिर हम मंगोलिया वापस पहुंच जाएंगे। तो वापस से ऐसा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा। क्लियर है? हालांकि जब चंगेज़ खान वापस हो रहा होगा तो फिर इसको, इसका एक होता ना, वो पूरे आर्मी लेके चल रहा था बहुत बड़ी, तो उस आर्मी में ना सिर्फ उसके सैनिक और खान पान और नाच गाना और ये सब कुछ है, बल्कि उसके पास कबीलाई व्यवस्था होती थी उस समय। तो उस कबीलाई व्यवस्था में ये लोग कुछ ऐसे प्रेडिक्टर लेके चलते थे, ठीक है ना, जो भविष्यवाणी करते थे। तो शमन सूटसाइजर, ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं ना जो तांत्रिक वांत्रिक टाइप के कह सकते हो। तो तांत्रिक टाइप के जो लोग हैं, जो भविष्य वगैरह देख के बताएंगे अपना कुछ तंत्र मंत्र करके, और फिर देखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं। तो चंगेज़ खान को उसका जो एक भविष्य वक्ता रहता है वो कहता है कि तुम्हारा आने वाला समय ठीक नहीं है, ठीक है, तुम एक काम करो, अभी यहीं रुको तुम और कहीं मत जाओ। ठीक है, हालांकि फिर वो वापस जाएगा और 1227 में चंगेज़ खान की डेथ हो जाएगी। आने ही वाले समय में चंगेज़ खान की डेथ हो गई इन 1227। क्लियर है? आप देख सकते हो। तो ज़्यादातर समय उसने लड़ते लड़ते निकाल लिया। ठीक है, 21, 22, 23 तक तो वो लड़ते ही रहा बेचारा। ठीक है, इन 1227 ही वॉज डाइड। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान की जब मृत्यु हो गई और उसका जो लास्ट राइट निकल रहा था, यानी उसका जो शव यात्रा निकल रही थी, उसमें उसने पहले ही, मरने के पहले ही बता दिया था कि ध्यान रखना मेरी शव यात्रा के समय मुझे कोई देखे नहीं, मैं किस जगह दफनाया जा रहा हूँ ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इस तरह की अजीब अजीब टाइप की थोड़ी सी उसने डिमांड की थी। तो ये इंश्योर किया गया कि इसकी शव यात्रा के दौरान अगर कोई अजनबी टाइप का मिल गया, कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, तो उसको मार दिया गया था। शव यात्रा में कोई दीगर व्यक्ति, कोई अजनबी व्यक्ति देखा ही नहीं कि इसको दफनाया कहाँ गया। इसलिए आज भी चंगेज़ खान की जो कब्र है ये मिस्टीरियस बनी हुई है। चंगेज़ खान को दफनाया बेसिकली कहाँ गया है ये कोई नहीं जानता है। किस पर्टिकुलर प्लेस में, एरिया है कि ये माउंटेनियस एरिया है, यहीं पर चंगेज़ खान को, या इसी एरिया के दौरान, इसी रीजन में चंगेज़ खान को दफनाया गया, बट एग्जैक्टली कहाँ पे दफनाया गया है दैट इज़ नॉट श्योर कि यही पर्टिकुलर समाधि है। चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से चंगेज़ खान अपने जीवन के अधिकतम जो साल हैं, अधिकतम जो समय है, वो सैन्य अभियानों में बिताते बिताते उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। मरना तो था ही, हो गया, कोई अमर थोड़ी आया था कि अब हाथ में ब्लड क्लॉट लेके आया तो मरेगा नहीं। ठीक है, जो भी इंडिकेशन हो, बट कुल मिला के ये जरूर श्योर है कि अच्छा खासा नुकसान करके गया। चलो, हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर अस्टाउंडिंग। लेकिन फिर भी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें दोनों एंगल से देखने की ज़रूरत है। दोनों एंगल से का मतलब है, हर व्यक्ति किसी भी राज्य में देखोगे, किसी भी क्षेत्र विशेष में देखोगे, तो ये वो समय है जिस समय में लोग अपने क्षेत्र को आगे करना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ मंगोल लोग नहीं कर रहे हैं, उस समय दुनिया में ऐसा चल रहा है। हाँ, डिपेंड ये है कि कहीं का राजा एथिकल मोरल ज़्यादा होगा और कहीं का राजा जो है वो बारबेरियन टाइप का होगा, ये बात अलग है। तो ये बारबेरियन इसलिए भी है क्योंकि परवरिश बारबेरियन जैसी तरीक़ों से हो रही है। तो जिन तरीक़ों में पल बढ़ रहे हैं ये, उन हिसाब से फिर भी अगर देखा जाए तो इतना लंबा साम्राज्य स्थापित करना और एक ऐसी डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाना अपने आप में कमज़ोर चीज़ नहीं है। तो उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं ये काफ़ी चौंकाने वाली हैं। ठीक है, और इसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं वो उसकी लीडरशिप एबिलिटी की वजह से हैं, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एबिलिटी। ठीक है, अदरवाइज दूसरे जो वहाँ पे थे वो लोग भी ना कर लेते, ऐसा किया नहीं उन लोगों ने। इतने सारे कबीले थे, उन कबीलों में शुरुआत में चंगेज़ खान से भी ज़्यादा ताकतवर लोग थे। ठीक है, जिनको बाद में हालांकि चंगेज़ खान ने ही डिफीट किया और कंट्रोल किया, और फिर चंगेज़ खान के ही सपोर्टर बन गए वो सारे लोग। तो ये चंगेज़ खान की मिलिट्री एबिलिटी ही तो थी। ठीक है, लीडरशिप एबिलिटी ही थी। अगर इसकी लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती कि
हम अपनी आर्मी को इनोवेट करें, नए नए लड़ने के तरीके सिखाया जाए इनको, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें, जिससे जो स्टेपी कॉम्बैट के माहिर लोग हैं, यानी एक खुले मैदान में लड़ने वाले और नोमैडिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो रीजनली लड़ना जानते हैं ठीक ठाक, और ख़राब ऊट पटांग मतलब टेरिटरी जो है, पथरीले इलाके, पहाड़ों चट्टानों में लड़ने वाले जो लोग हैं, इनको जो आता है, उनको हम और इफ़ेक्टिव प्रभावी तरीके से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन मिलिट्री के रूप में ऑर्गेनाइज कर लें, रीऑर्गेनाइज कर लें। तो ये जो उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, इन स्ट्रेटजी की वजह से उसकी आर्मी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बनी। हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ द मंगोल एंड द तुर्क प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ नेचुरल स्किल्स थी इनके पास, जो नेचुरल स्किल्स इस इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इनकी हेल्प करेंगी। ये कौन सी नेचुरल स्किल्स थी? हॉर्स राइडिंग स्किल, ठीक है। तो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में ऐसे खेल, शिकार वाले खेल या युद्ध बहुत कॉमन था। युद्ध बहुत, आपको मैंने शुरू में बताया कि बात बात में खाने की बात पर युद्ध हो जाएगा। तो जब इस तरीके से वॉर कॉमन है तो इनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स अच्छी खासी थी शुरू में ही। तो हॉर्स राइडिंग स्किल जो है, मंगोल और तुर्क जितने लोग थे, तुर्कों को भी बाद में इसने इंक्लूड कर लिया अपनी आर्मी में, ठीक है, अच्छी स्विफ्ट थी। मतलब समझ रहे हो ना कि इतने लंबे लंबे बड़े बड़े कैंपेन आसान नहीं है करना। मतलब आप घुड़सवारी में दक्ष हैं, ऐसा नहीं कि कुछ किलोमीटर 10-50-100 किलोमीटर गए और थक के फिर महीनों सो रहे हैं, 15 दिन 20 दिन सो रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। लंबे चौड़े और ऊबड़ खाबड़ पथरीले, मतलब अनयूजुअल टेरिटरी टाइप की जो टेरेन वाले एरिया हैं, इन एरियाज़ में भी अपने घोड़ों को तेज़ी से मूव कराते हुए आगे बढ़ना, ये स्किल जो है हॉर्स राइडिंग स्किल, इसकी आर्मी को और ज़्यादा मजबूती देती थी, ध्यान रखना, क्लियर है। और ये शुरू से ऐसे थे, स्टेपी कैवलरी हैड ऑलवेज मूव्ड क्विकली, मतलब ऐसा नहीं था कि आगे जाके, हमेशा से ही इनकी जो स्पीड है, इस स्पीड के लिए ये जाने जाते थे। चाइना में भी इनके जो कैंपेन्स हैं, दे वॉन बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, क्लियर है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जो एरिया, जिस एरिया से ये लोग आते हैं, इस एरिया ने इनको अपने आप में इतनी ट्रेनिंग दी हुई है कि इनको बहुत सारा नॉलेज पहले से है कि किस वेदर में किस तरीके से मूव करना है। मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी लड़ने के लिए ये बेसिकली अडेप्टेड हैं। सो नॉलेज ऑफ द टिरैन, नॉलेज ऑफ द टिरैन, पर्टिकुलर किस तरह की टेरिटरी है, उबड़ खाबड़ है, बर्फीली है, मैदानी इलाका है, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ द टिरैन, उस पर्टिकुलर ज़मीन का, क्षेत्र का, युद्ध के मैदान का इनको बहुत अच्छे से ज्ञान था, ठीक है। इन्होंने स्टेपी पे भी युद्ध लड़े हुए थे, तो चाइना के साथ वॉर करने के दौरान उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पे भी इनके युद्ध के अनुभव थे। तो दैट नॉलेज हेल्प्ड हिम, ठीक है। एंड दी वेदर, किस तरीके से, जैसे अब मान लो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठंड वगैरह जैसी सिचुएशन बन रही, तो वो ये फील कर चुके हैं ऑलरेडी। सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, आपको ही पता है, वहाँ पे अभी कुछ जब मतलब पिछले वीडियो में अभी कुछ समय पहले जब हमने वो पोर्शन कवर किया था कि किस तरीके की जोग्राफिकल कंडीशंस में ये लोग रह चुके हैं, तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जब होती थी तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, ठीक है। जब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो एक कम ठंड वाले इलाके पे चले जाते थे, जब वहाँ गर्मी शुरू होती थी फिर वह ठंडे इलाकों की तरफ आ जाते थे। तो ये इनके पास पहले से है, क्लियर है। तो जो वेदर है वो इस एरिया में जब जब मूव कर रहे हैं तो ये वेदर को ध्यान में रखें कि अब हम जब मूव कर रहे होंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे तो किस तरीके का वेदर होगा, सब कुछ कैलकुलेट करके वॉर के कैंपेन के लिए फिर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और स्विफ्ट इतना होता है, फास्ट इतना होता है, स्पीडी इतना कैंपेन होता है इनका कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मतलब देखो, पहले से प्लानिंग पूरी है कि हम जाएंगे तो फिर ऐसा हम वहाँ फंसेंगे, जो कुछ भी वहाँ की टेरिटरी कैसी है, उस टेरिटरी में कितने समय में युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है, ये सारा हिसाब किताब लगा के जाएंगे, है ना। और वॉर के तरीके भी कैसे हैं, मतलब एम्बुश लगा के, एम्बुश का मतलब घात लगा के अटैक करेंगे, या गोरिल्ला मेथड के द्वारा अटैक करेंगे, अचानक से एकदम अटैक कर दिया उन्होंने बस तेज़ी से, क्लियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इनको हेल्प करेगा, क्लियर। मौसम की जानकारी इनको हेल्प करेगी, भैया ठंड के भी अच्छे खासे, कड़ाके की ठंड में भी युद्ध लड़ेंगे। जैसे रशिया वगैरह जब जाएंगे तो आप देखोगे अच्छा खासा मारकाट मचा के आते हैं वहाँ पे, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल एशिया के तो खुद ही बिलोंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस आसानी से उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर लेंगे। चलो, चंगेज़ खान लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज इंजन्स। इसके बाद आप देखो कि कुछ स्ट्रैटेजिक जो एडवांटेज मिलता है इनको, वो किस चीज़ में मिलता है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो चंगेज़ खान
अपनी आर्मी को उस समय पूरी तरीके से ना सिर्फ डिसिप्लिन कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। उसके इनोवेशन में आप देख रहे हो किस तरह की जो भी पॉसिबल रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उस समय की सबसे अपडेटेड टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ होंगी, दैट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बाय द चंगेज़ खान। अब जैसे टेक्नोलॉजी में हम बात करें, सीज इंजन्स का इस्तेमाल करने का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मंगोल आर्मी में सीज इंजन कुछ नहीं, आपने देखो बाहुबली देखी ना मूवी, बाहुबली में वो एक देखा होगा आपने, ऐसा एक लकड़ी का इस तरीके से बना के रखते, उसके ऊपर पत्थर डाल के फिर ऐसे फेंकते थे, ठीक है। तो वो सीज इंजन होता था, इस तरीके से एक मशीन होती थी, ठीक है, और उस मशीन में फिर जो है वो कुछ इस तरीके का एक और बॉडी फिट होगी, फिर ऐसा है ना, फिर इसमें से बड़ा चम्मच जैसा लगा होगा या बड़ा पत्थर फंसाने का ऐसा कोई सिस्टम होगा, और फिर इस पत्थर को आप आर्मी के पास, मतलब आर्मी जो है वो दूसरी तरफ थ्रो कर सकती है, ऐसा कुछ सिस्टम होता था। फिर अब इन पत्थरों को तो फेंक ही रहे, उसके अलावा इनके पास बड़े बढ़िया खतरनाक एरो होते थे। जो मंगोल बो होती थी, मंगोल धनुष होती थी, वो इंग्लिश या दूसरे कंपैरिजन जो बोज होती थी या धनुष होती थी उनसे उनकी रेंज सबसे बेटर होती थी। मतलब मंगोल धनुष की रेंज ज़्यादा बेटर हुआ करती थी, है ना। उसमें तरह तरह के तीर का इस्तेमाल करते थे, है ना, कई बार आग लगा के उसके फ्रंट पे, उसके माउथ पे और तीर को छोड़ा जाता था। तो ये भी तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। तो सीज इंजन जैसी टेक्नोलॉजी इनके पास थी, जिसके थ्रू बड़े बड़े जब भी कभी वॉल वगैरह होती, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पर अटैक किया इन्होंने, अब ये किला हो गया, ठीक है, तो अब ये किला हो गया, इस किले की ये दीवार है और साथ में बड़ी दीवार है ऐसी ऊंची सी, ठीक है। अब इस पूरे एरिया को इनको कैप्चर करना है। दरवाजे जो है वो किले के बंद हैं, ठीक है, ये किले के दरवाजे हो गए, किले के दरवाजे बंद हैं। अब कैसे खुलवाया जाए, तो किले के दरवाजे या तो तोड़े जाएंगे या फिर दीवार तोड़ी जाएगी, और दीवार के थ्रू बेसिकली दीवार ही तोड़ी जाएगी, क्योंकि दीवार तोड़ोगे तो आर्मी का बड़ा हिस्सा अंदर की तरफ जा सकता है। तो फिर क्या होगा, इन सीज इंजन्स के थ्रू बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है इनका प्रहार किया जाएगा दीवारों के ऊपर, ताकि दीवार लंबे समय में कुछ ना कुछ डैमेज तो होगी, टूटेगी फिर आगे जाके। तो सीज इंजन वाज यूज। इसके अलावा नैप्था बम्बार्डमेंट, अब यहाँ पर भी कुछ लोग छुपे होंगे जो आपके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। तो नैप्था बम्बार्डमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल होता था। इसमें क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे सल्फर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, पेट्रोलियम वगैरह के साथ मिला के, और उसको फिर फेंका जाता था, जो कि विस्फोटक के तौर पर काम करता था। तो दिस टाइप ऑफ टेक्निक वाज यूज्ड। तो इसके थ्रू क्या होता था, बहुत तेज़ी से वो इन सीज जैसे ऑपरेशन जो होते थे उनको अंजाम दे पाते थे। यानी किले के ऊपर कैप्चर या कब्ज़ा करने वाले जैसे ऑपरेशंस होते थे, उसको सीज करने वाला उसको बहुत आसानी से कर पाते। इसके अलावा और तमाम जैसे धनुष हो गए, तलवार हो गए, लेदर इक्विपमेंट्स, अपने आप अपना प्रोटेक्शन करने का, क्या नाम है, घोड़े को प्रोटेक्शन देने का, ठीक है, बूट्स वगैरह कैसे होने चाहिए, इसके लिए मंगोल आर्मी में बाकायदा इंजीनियर्स होते थे जो R&D करते रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनका काम ही बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर दी अदर लाइट वेपन्स और इक्विपमेंट्स, हाउ टू मेक आर्मी मॉडर्नाइज उस वॉर के हिसाब से। तो अलग अलग जगह जैसे जा भी रहे हैं लड़ने के लिए, तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो टैक्टिक्स हैं, इन टैक्टिक्स ने हेल्प किया इन नोमैडिक लोगों को, घुमक्कड़ लोगों को इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में। चलिए, तो इस तरीके से होपफुली आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। आपको प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, प्लस क्लासेस का बेनिफिट। ऑलरेडी आपको पता है बैचेस स्टार्ट है, CUT का भी बैच शुरू हो गया है। CUT का बैच अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया हुआ है एनरोल तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। CUT के साथ साथ आपका ह्यूमैनिटीज़ का जो बैच है, जो कि अभी रिसेंटली रीस्ट्रक्चर हुआ आपके लिए, ठीक है, जिसमें जो बच्चे नए आएंगे उनको नए फ्रेश पर्टिकुलर पार्ट से या चैप्टर से पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा जो आपको पढ़ने को मिलेगा प्लस क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। प्लस क्लासेस का फ़ायदा क्या है, जब आप प्लस क्लास में पढ़ने बैठते हो तो आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन एक्सपीरियंस जैसा मिलता है। ऑफलाइन क्यों, ऑफलाइन एक्सपीरियंस का मतलब सिंपल सी चीज़ है, टीचर के साथ आपका इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा कि आपके पास कोई डाउट है, आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, टीचर इज़ अवेलेबल देयर। तो नॉर्मली है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप टीचर से उसी तरीके से इंटरैक्ट हो सकते हो जैसा आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। सो यू कैन इंटरैक्ट विद द फैकल्टी यूजिंग द चैट एंड इमोजीज। आप चैट और इमोजी का इस्तेमाल करके टीचर से डिस्कशन कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन आस्क योर डाउट, जैसा मैंने कहा। तो देयर इज़ अ डेडिकेटेड ऑप्शन कि आप क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके डाउट पूछना चाहते हो, या फिर रेज हैंड करके ऑप्शन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली बात करके। आपने वहाँ से रेज हैंड किया और टीचर ने आपको अलाउ कर दिया, नाउ यू कैन डिस्कस आउट, यू कैन टॉक टू योर टीचर्स,
ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेहतरीन इंटरेक्शन का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। देन आपकी लर्निंग्स का तो हम पूरा ध्यान रख ही रहे हैं। लर्निंग्स में हम एक और चीज़ ऐड करते हैं यहाँ पे प्लस क्लासेस में कि वॉट एवर वी टॉट, जो भी हमने आपको पढ़ाया सिखाया, हम पूछते हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उसका कितना स्विफ्टली आंसर देते हो, कितना सही आंसर देते हो, वो आपको पता चल जाता है थ्रू द लीडर बोर्ड। हम एक तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और जब बहुत सारे बच्चे इस तरीके के आंसर देना चाहते हैं तो फिर लीडर बोर्ड का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू लीडर बोर्ड में जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया होता है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा विद द टाइमिंग कि कितना टाइम लगा है आपने उस आंसर को अटैम्प्ट करने में, आंसर को देने में। आपका नाम आपके टाइम के साथ में, करेक्ट आंसर के साथ में शो होगा स्क्रीन में। तो ना सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया सीखा, आप ये भी देख रहे हो कि आप अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हो। तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसको हम लाइव पोल ऑप्शन क्विज कहते हैं। और लीडर बोर्ड जो कि शो करेगा कि आपने जो आंसर दिया कितना तेज़ी के साथ आंसर दिया है और आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली करेक्ट होगा तो फिर लीडर बोर्ड में आपका आंसर शो होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कैन अटेम्प्ट द स्कॉलरशिप टेस्ट। आप स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट में आकर स्कॉलरशिप जीत सकते हो और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। और जब आप इस प्लस क्लास में एनरोल करने के लिए आओगे, इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने आओगे, तो आपके पास एक और बेहतरीन फीचर है, यू कैन यूज़ कोड। मेरा कोड आप यूज़ कर लो वहाँ पे। तो आप कोड जब यूज़ करोगे इंद्र INDRA, यू विल गेट सम डिस्काउंट एज वेल। आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको इस प्लस क्लास में। ऑलराइट, देन यू कैन कनेक्ट विथ द सोशल स्कूल यूट्यूब चैनल थ्रू द टेलीग्राम। तो आपको टेलीग्राम में क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर अपडेट्स होने वाली हैं कि हम आपके लिए क्या स्केड्यूल बना रहे हैं अगले यूट्यूब में और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, नोट्स कहाँ से मिलने वाली हैं, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हम आपको सोशल स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे बताते रहते हैं। तो यू कैन कनेक्ट, आप भी कनेक्ट होइए, अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए। सो होपफुली आपको ये जो आज का चैप्टर था करियर ऑफ चंगेज़ का बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे, और है भी तो आप बताएं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे डेफिनेटली। चलिए तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।